हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द 38th लेक्चर ऑफ नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड। माय नेम इज राम परमार और आज के लेक्चर में हम लोग हाइड्रोजन बॉन्ड का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे, दैट इज इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। लेक्चर नंबर 37 में स्टूडेंट्स हम लोगों ने हाइड्रोजन बॉन्ड स्टार्ट किया था। उसमें हमने दो टाइप्स पढ़े थे, दैट इज इंट्रामोलिकुलर और इंटरमोलिकुलर। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, उसके एप्लीकेशंस क्या होता है, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में डिटेल में डिस्कस किए थे। आज के लेक्चर में हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस लेक्चर नंबर 36 दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल्स के बारे में हमने डिटेल में डिस्कस किया था। उसके लास्ट में मैंने आपको दो पीडीएफ दिए थे। लास्ट लेक्चर 37 में हम लोग पीडीएफ डिस्कस करने वाले थे, बट मैं भूल गया था। आज के लेक्चर में हम लोग स्टार्टिंग में सबसे पहले हम लोग पीडीएफ डिस्कस कर लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग पीडीएफ ओपन करिए, फिर हम लोग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करेंगे। पीडीएफ है एनओसीबी लेक्चर 36 क्लास वर्क, ठीक है। होमवर्क वाला पार्ट आपको खुद से करना है, आंसर की प्रोवाइडेड है। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोग भी पीडीएफ ओपन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ऑफ ओवरलैप इन द ब्रिज बॉन्ड एग्जिस्टिंग इन Al2 CH3 6 टाइम्स, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, CH3। ये तो हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था। CH3 इस तरीके से होगा, यहाँ पे सेंटर में कौन होगा, एल्यूमिनियम, यहाँ पे CH3 होगा, दूसरा यहाँ पे CH3, यहाँ पे एल्यूमिनियम, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे भी CH3। यहाँ पे एक इस टाइप का 3C2 ही बॉन्ड होगा। यहाँ पे जो ब्रिज वाला पार्ट बोला है उसमें आपको हाइब्रिडेशन चेक करने बोला है, तो ये sp2 से sp3 हो जाएगा, ये वाला भी बेटा sp3 हो जाएगा, ये वाला जो है वो भी क्या है, sp3 ही रहेगा, ठीक है। इसका sp3d मत लेना बेटा, इसके पास तो कोई वेकेंट d ऑर्बिटल है ही नहीं बेटा, ठीक है। तो sp3d मत लिखना, इसका आंसर a मत टिक करना, आंसर आ जाएगा ऑप्शन डी, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, Which one of the following statement is not true regarding diborane? बोरेन, डाइबोरेन के लिए कौन सा वाला स्टेटमेंट सही नहीं है? तो सबसे पहला अगर हम लोग ऑप्शन नंबर 1 रीड करेंगे, it has two bridging hydrogens and four perpendicular to the rest. Yes, ये तो राइट स्टेटमेंट है, क्योंकि दो ब्रिज हाइड्रोजन होते हैं और चार हाइड्रोजन प्लेन में होते हैं, तो राइट है। बट उन्होंने बोला रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है, When methylated the product is Me4B2H2। ये बेटा एक्चुअली आप पी ब्लॉक में पढ़ोगे, बट मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि टर्मिनल हाइड्रोजन्स को अगर आप मिथाइलेट करोगे तो चारों के चारों टर्मिनल हाइड्रोजन मिथाइलेट हो जाएंगे। द ब्रिजिंग हाइड्रोजन्स आर इन अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द रेस्ट। यस, एक ऊपर होता है और एक नीचे होता है। ऑल द BH बॉन्ड डिस्टेंस आर इक्वल। नहीं, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट। तो इसका आंसर कौन सा आ जाएगा, ऑप्शन डी। सब बॉन्ड लेंथ सेम होते हैं क्या, नहीं। ब्रिजिंग वाले जो होते हैं दे आर लॉन्गर एंड टर्मिनल आर शॉर्टर एंड स्ट्रॉन्गर, ठीक है। सो ऑप्शन कौन सा जाएगा, बी। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 3, द मॉलिक्यूलर शेप ऑफ डाइबोरेन इज शोन, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स ऑफ डाइबोरेन। इसमें से कौन कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, देखो ऑप्शन में करेक्ट वर्ड यूज किया है, बोरॉन इज अप्रोक्सीमेटली sp3 हाइब्रिडाइज्ड। यस, तो फर्स्ट स्टेटमेंट राइट है, ये बोरॉन का हाइब्रिडाइजेशन है। उसके बाद में दूसरा, द BH बॉन्ड एंगल इज 100 एंड कितना 20 डिग्री होता है, यहाँ पे 180 दिया है, तो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो इसका मतलब फर्स्ट राइट है। तो फर्स्ट कहाँ कहाँ आ रहा है, तीन ऑप्शन में आ रहा है। सेकंड तो रॉन्ग ही है, सेकंड तो बेटा आ ही नहीं रहा है, मतलब ऑप्शन बी तो नहीं हो सकता। तो इसका मतलब आंसर या तो ए है या फिर डी है। तो अभी फोर्थ स्टेटमेंट रीड करके मतलब नहीं, क्योंकि फोर्थ तो दोनों में कॉमन है। तो अभी अपने को सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट चेक करना है। देयर आर टू टर्मिनल BH बॉन्ड फॉर ईच बोरॉन। हर एक बोरॉन के लिए कितने टर्मिनल बोरॉन BH बॉन्ड है, दो है। तो इसका मतलब सेकेंड वाला भी राइट है और फोर्थ वाला तो राइट है ही है। क्यों, बिकॉज देयर आर ओनली 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल। 12 बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कैसे, अगर यही डायबोरिन के जैसे स्ट्रक्चर मान लो तो 2 4 6 8 10 और 12, क्योंकि यही तो इधर घूम रहे हैं और यही इधर घूम रहे हैं, तो 12 इलेक्ट्रॉन है। तो इसका आंसर कौन कौन सा राइट है, इसका 1 भी राइट है, 2 भी राइट है और 1 के बाद 3 एंड 4 राइट है। 1 3 4 करेक्ट ऑप्शन है। इसका मतलब 1 3 4 इज द ऑप्शन ए। ऑप्शन क्या है, ए हो जाएगा करेक्ट, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं, नो XX बॉन्ड एग्जिस्ट इन विच ऑफ द फॉलोइंग। तो मैंने लेक्चर में सॉल्व कराया था, ठीक है, हैविंग द फॉर्मूला। सो नो XX बॉन्ड, किसमें XX बॉन्ड नहीं होगा ऑफ द कंपाउंड हैविंग द फॉर्मूला H2H6, ठीक है। अगर मैं बात करूं फर्स्ट वाले B2H6 की, तो क्या इसमें BB बॉन्ड है, नो BB बॉन्ड। ये जेई एडवांस का क्वेश्चन है, इसका मोर देन 1 करेक्ट ऑप्शन है, नो BB बॉन्ड। अगर मैं C2H6 की बात करूं तो इसमें CC बॉन्ड प्रेजेंट है, CC बॉन्ड इज प्रेजेंट। Al2H6 इसमें
AL बॉन्ड नहीं होगा, नो AL बॉन्ड। तो इसका आंसर ए भी राइट है और सी भी राइट है, ये भी राइट है, ये भी राइट है। Si2H6 ये भी मैंने लेक्चर में सिखाया था, Si2H6 में बेटा Si बॉन्ड Si होगा। तो इसका आंसर कौन सा राइट है? इसका आंसर ए भी राइट है और सी भी राइट है। तो इसका आंसर आएगा ऑप्शन A, C। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 चेक करिए। क्वेश्चन नंबर 5, 3 center 2 electron bond exist in, 3 center 2 electron bond exist in ऑप्शन नंबर 1 B2H6 में तो है ही है, B2H6 में तो है ही है, तो ए भी राइट हो जाएगा। Al2CH3 6 टाइम्स, ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है, 1 2 3 3 सेंटर और ये 2 इलेक्ट्रॉन, इसके पास लोन पेयर नहीं था, तो इसका आंसर बी भी है। ये भी जेईई एडवांस का क्वेश्चन है, मोर देन वन टाइप। सी वाला तो होगा डेफिनेटली BeH2। BeH2 अगर सॉलिड स्टेट में है, BeH2 अगर सॉलिड स्टेट में है तभी भी ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ही है और इसमें 3C2E बॉन्ड ही है, तो इसका आंसर ए भी राइट है और सी भी राइट है और बी भी राइट है। डी वाला नहीं होगा बिकॉज वहां पे क्लोरीन के पास लोन पेयर होता है, तो वो 3C4E बॉन्ड हो जाएगा, मैंने लेक्चर में सिखाया था। तो इसका आंसर क्या आएगा? ए राइट, बी राइट और सी भी राइट। नीट में क्वेश्चन पूछना रहेगा तो वो लोग कैसे पूछेंगे? जेईई मेंस में व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन 3C2E बॉन्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, among the following the correct statements is or are, ठीक है, तो ये भी वापस से मोर देन वन करेक्ट ऑप्शन है, मैं रीड करता हूँ। AlCH3 देखते हैं कितने आंसर राइट है। AlCH3 thrice has 3 center 2 electron bonds in dimeric structure। अगर मैं डायमरिक फॉर्म बनाऊं इसका तो Al2CH3 कितनी बार हो जाएगा? 6 टाइम्स। तो इसके अंदर 3C2E बॉन्ड है, इसके अंदर 3C2E बॉन्ड है, ये देखो ये रहा। तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन राइट है। AlCl3 has 3 center 2 electron bonds in dimeric structure। नहीं, 3 center 2 electron bonds नहीं होगा, इट इज 3 center 4 electron bond होगा। तो बच्चों वो आंसर राइट नहीं है, ए आंसर राइट है, बी क्या है? नहीं है। सी की बात करें, BH3 has 3 center 2 electron bond in dimeric form। तो BH3 का जो डायमर होगा उसका स्ट्रक्चर में क्या आएगा? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है या नहीं है? है, ठीक है। तो आंसर ए भी राइट है, सी भी राइट है। लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 डी ऑप्शन देखते हैं। लुईस एसिडिटी ऑफ BCl3 इज ग्रेटर देन AlCl3। कौन ज्यादा एसिडिक है? दिस इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एज कंपेयर टू दिस, तो डेफिनेटली इसकी एसिडिक कैरेक्टर क्या होगी? ज्यादा होगी। तो इसका आंसर कौन कौन सा है? ए भी राइट है, सी भी राइट है और डी भी राइट है। क्वेश्चन नंबर 7, which of the following hydride are electron deficient? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स मतलब जिसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स। तो अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड्स की तो डेफिनेटली BeH2 तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। उसके बाद में कैल्शियम हाइड्राइड नहीं होगा बिकॉज कैल्शियम हाइड्राइड बेटा क्या है? आयनिक कंपाउंड है, तो वो तो उसमें Ca2+ हो जाएगा, तो उसका तो ऑक्टेट कंप्लीट है, वो डेफिशिएंट नहीं है। हाँ, AlH3 डेफिनेटली इट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। उसके बाद में KH वो भी आयनिक कंपाउंड है, K+ एंड H-, तो वो भी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? A, C। क्वेश्चन नंबर 8, द बनाना बॉन्ड इन डायबोरेन इज कंस्टिट्यूटेड ऑफ। जो डायबोरेन में जो बनाना बॉन्ड होता है उसके अंदर क्या होता है? 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड होता है। तो 3 तो एटम्स होंगे, 3 एटम्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो ऑप्शन इज गोइंग टू बी 3 एटम्स एंड 2 इलेक्ट्रॉन, दैट इज ऑप्शन सी। ऑप्शन हो जाएगा इसका सी। क्वेश्चन नंबर 9, which of the following is not correct with regard to the structure of diborane? डायबोरेन के लिए कौन सा वाला रॉन्ग स्टेटमेंट है? ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है there are 4 terminal hydrogens and 2 bridge hydrogen atoms, राइट है। the terminal hydrogen atoms and the boron lie in the same plane, वो भी बराबर है। there are 2 center and 3 centered bonds, ठीक है ना। 2 तो बेटा 3 सेंटर्ड बॉन्ड्स है और 4 जो है वो 2 सेंटर्ड है, वो उसको आप ऐसे करो, देयर आर 4 2 सेंटर्ड बॉन्ड्स एंड 2 3 सेंटर्ड बॉन्ड्स, तो ये भी राइट है। रॉन्ग पूछा है। 2 bridge hydrogen atoms lie above and below the plane, वो भी राइट है। the sp3 hybrid orbitals of boron atom have 1 electron each, कोई इलेक्ट्रॉन होता नहीं है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन ई। ये केरला PMD का क्वेश्चन था। नेक्स्ट, Which of the following statement about diborane is not true? कौन सा वाला स्टेटमेंट ट्रू नहीं? आपने देखा होगा मैक्सिमम क्वेश्चन डायबोरेन के ही है। Which one of the following statement about diborane is not true? फर्स्ट ऑप्शन, the boron atom in its sp3 hybridization, ये तो राइट है। रॉन्ग पूछा उसने।
इट कंटेन्स 3 सेंटर्ड 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स, वो भी राइट है। ऑल द BH लेंथ बॉन्ड लेंथ्स इन इट आर इक्वल ड्यू टू रेजोनेंस, कोई रेजोनेंस होता नहीं है इसमें। बेटा क्या होगा, बॉन्ड लेंथ आर नॉट इक्वल ना, ब्रिजिंग वाले का अलग होता है, टर्मिनल का बॉन्ड लेंथ अलग है, तो ऑप्शन क्या आ जाएगा सी। उसके अलावा द मॉलिक्यूल इज नॉन प्लेनर, वो भी राइट है। द मॉलिक्यूल कंटेन्स 12 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वो भी राइट है, तो इसका आंसर एक ही हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 11, द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन बोरॉन ऑफ बोरॉन इन डाइबोरेन इज, डाइबोरॉन में बेटा बोरोन जो होता है, बोरॉन जो होता है वो क्या होता है, sp3 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, which one of the following molecule hydride act as a Lewis acid? Lewis acid मतलब इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, लुइस एसिड का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन है इसमें से ढूंढते हैं। फर्स्ट वाला CH4 नहीं, NH3 भी नहीं, क्योंकि NH3 में नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है, वो तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट नहीं है। वाटर में भी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, इट हैज टू बी B2H6। लास्ट क्वेश्चन, बोरॉन सॉरी डाइबोरेन डज नॉट हैव इन इट्स स्ट्रक्चर, कौन सा वाला डाइबोरेन के लिए गलत है। 3 सेंटर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर बॉन्ड, वो तो है। मल्टी सेंटर्ड बनाना बॉन्ड, वो भी है। 2 ब्रिज हाइड्रोजन एटम्स इन द सेम प्लेन ऑफ 4 BH बॉन्ड्स, नहीं। क्या वो जो दोनों ब्रिज वाले हाइड्रोजन है वो भी सेम प्लेन में होते हैं क्या, नहीं। तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर सी। फोर्थ ऑप्शन रीड करो, 2 ब्रिजिंग हाइड्रोजन एटम्स 1 बिलो एंड अबव द प्लेन ऑफ 4 BH बॉन्ड, ये राइट है। तो बच्चों मुझे था ऑप्शन गलत कौन सा है, ऑप्शन सी आ जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट दिस इज द एंड ऑफ इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट का PDF, जो हम लोग बाय मिस्टेक लास्ट लेक्चर में एंड में डिस्कस नहीं करना है, बिकॉज लेक्चर बहुत बड़ा हो गया था, 1 आवर 15 मिनट्स का लेक्चर हो गया था, तो इसको डिस्कस करते करते और 15 मिनट जाता था, ठीक है। तो वैसे भी मैं भूल भी गया था। तो आज के लेक्चर में हम लोग ने PDF डिस्कस किया। अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो इतना बड़ा नहीं है, वो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो आप लोग इसका फोटो ले लो, फिर हम लोग इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्टार्ट करते हैं। Okay students, so let's start with the next part of hydrogen bonding, that is intramolecular hydrogen bond. Intramolecular hydrogen bond मतलब it is between the 2 parts of the same molecule, right? Last lecture में मैंने बताया था ना। सबसे पहले कुछ conditions है वो याद रखना है, बहुत easy conditions है। Exist only if the following conditions are satisfied, अगर ये 2 conditions satisfied होंगे तो ही intramolecular hydrogen bonding होगी। 2 कंडीशन क्या है, हाइड्रोजन शुड बी कनेक्टेड टू वेरी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट लाइक फ्लोरीन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। दूसरा, अगर सेम पार्ट्स में है बेटा, इमेजिन करो बेटा एक पार्ट यहाँ पे है समझो बॉडी के, और दूसरा पार्ट समझो पैर पे है बेटा, तो फिर उनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होना चाहिए, दे शुड बी इन क्लोज प्रॉक्सिमिटी। अभी जैसे मेरा ये वाला हाथ, अगर मुझे इसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग करना है तो दे आर क्लोज टू ईच अदर, राइट, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे से होगी, रिंग भी बनेगी। बट अगर समझो कश्मीर में है, एक कन्याकुमारी में है बेटा, समझो एक कश्मीर में है और एक कन्याकुमारी में, बहुत दूर है, तो बेटा वो सेम मॉलिक्यूल में होने के बाद भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग इंट्रा नहीं हो जाएगी, ठीक है। वहां पे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होने के लिए क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए, मतलब नजदीक होने चाहिए ग्रुप्स, तभी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो पहला कंडीशन, हाइड्रोजन एटम शुड बी कोवैलेंटली बॉन्डेड टू फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन। दूसरा, अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी, अनदर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम शुड बी इन द क्लोज प्रॉक्सिमिटी टू दैट हाइड्रोजन, मतलब नजदीक होना चाहिए तभी ये पॉसिबिलिटी होगी, वरना पॉसिबिलिटी नहीं होगी। ये जितने भी एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं सब एंट्रेंस के क्वेश्चन है बच्चों, हर एक एग्जांपल में आपको बहुत ही ध्यान से एक एक चीज को समझ के लेना है, मैं बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, क्लोरल हाइड्रेट। क्लोरल हाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट का फॉर्मूला है CCl3CHOH ट्वाइस। ऑर्गेनिक में मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं हो सकते, क्यों नहीं हो सकते वो मैं आगे आपको डिटेल में बताऊंगा, लेकिन एक कार्बन के ऊपर 2 OH नहीं हो सकते। लेकिन क्लोरल हाइड्रेट एक ऐसा एग्जांपल है जिसमें एक कार्बन पे 2 OH होते हैं, और इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ। क्लोरल हाइड्रेट का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है, जरा देखिएगा बच्चों, यहाँ पे Cl और यहाँ पे भी Cl, और यहाँ पे CH है, एक OH इस तरीके से, और दूसरा जो OH है वो इस तरीके से, ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें तो यहाँ पे ये Cl है, Cl है, ध्यान दीजिए ये Cl है, ठीक है। यहाँ पे जो ये वाला हाइड्रोजन है वो इसके साथ में एक बॉन्ड बनाता है। सर लेकिन क्या इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे? यस, इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्चुअल में तो नहीं बोलना चाहिए, बट यहाँ पे बेटा 3 क्लोरीन एक ही कार्बन के ऊपर अटैच्ड है, जैसे मैंने क्लोरोफॉर्म में बताया था।
तो यहाँ पे बेटा इस कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत ही ज्यादा है, बिकॉज यहाँ पे आपको टोटल कितने रिंग्स दिख रहे हैं, एक ये रिंग बन रहा है और एक ये रिंग भी बन रहा है बेटा, इसका नाम है क्लोरल हाइड्रेट। और यहाँ पे जो रिंग बन रहा है और इस वजह से बेटा ये वाला जो बॉन्ड है इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। एंड दिस कंपाउंड इज हाईली स्टेबल बिकॉज यहाँ पे क्या बन रहा है, चिलेट बन रहा है। क्या बन रहा है, चिलेट फॉर्मेशन। और चिलेट फॉर्मेशन में बेटा ये कितना मेंबर्ड रिंग बन रहा है, 1 2 3 4 5, 5 मेंबर्ड रिंग है। तो चिलेट में याद रखना बेटा 657, 6 मेंबर्ड रिंग सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, 6 के बाद 5 मेंबर्ड रिंग कम स्टेबल होता है, 7 मेंबर्ड रिंग उससे भी कम स्टेबल होता है। 4 मेंबर्ड और 3 मेंबर्ड रिंग अगर कभी बन जाए किसकी वजह से, हाइड्रोजन बॉन्डिंग से, तो वो हाईली अनस्टेबल होता है, फिर वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग वहां पे नहीं होगी। तो याद रखना 657, 6 मेंबर रिंग बन गया तो बेटा सोने पे सुहागा। 5 मेंबर भी चल जाएगा, 7 मेंबर तक भी चलेगा, बट 7 से फिर 3 4 ऐसा नहीं होना चाहिए, 8 वो सब भी नहीं चलेगा। तो 6 7 और 5 ये 3 रिंग चलेंगे, सबसे ज्यादा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होता है। और इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं चिलेशन। क्या बोलते हैं, चिलेशन। तो याद रखना क्लोरल डाइहाइड्रेट जो होता है इट इज हाईली स्टेबल बिकॉज ऑफ डैश इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ठीक है ना। इसको हाइड्रोजन बॉन्डिंग में ये क्लोरीन को पकड़ के रखा है, क्यों लिया हम लोग ने, बिकॉज यहाँ पे बेटा 3 क्लोरीन है, इस वजह से बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग और चिलेट बन रहा है, इस वजह से यहाँ हाईली स्टेबल हो जाएगा। ये हो गया फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल कैरोज एसिड। सो व्हाट इज कैरोज एसिड, इट इज पेरोक्सी मोनोसल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4 नहीं H2SO5। इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज होता है, मैंने आपको रेडॉक्स रिएक्शन में सिखाया है। अगर हम बात करें इसके स्ट्रक्चर की, तो यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा HO, H डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इसमें एक पेरोक्साइड लिंकेज है, ठीक है। अगर हम आयनिक इक्विलिब्रियम के हिसाब से देखें, ठीक है, तो ये वाला H अगर निकलता है तो ये एसिडिक हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे ये Ka1। ये वाला हाइड्रोजन अगर निकालेंगे तो इसको क्या बोलेंगे, Ka2। बच्चों इसके पास टोटल कितने H देने लायक है, सर 2 H देने लायक है, बराबर है। बट ये पहला वाला H जो है वो इजीली दे देता है, सेकेंड वाला H इजीली नहीं देता है। इस वजह से Ka1 ऑफ कैरोज एसिड इज वेरी मच ग्रेटर देन Ka2। सर ऐसा क्यों, क्योंकि एक वाला H देने के बाद ये क्या बनाएगा बताओ, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा। तसल्ली से समझो चीजों को, इस तरीके का स्ट्रक्चर बनेगा, बराबर है। तो ये वाला स्ट्रक्चर बनने के बाद ये वाला H ये नहीं देता है, या फिर बहुत ही डिफिकल्टी से देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि ये वाला जो है H बहुत डिफिकल्टी से देने का कारण है ये कंपाउंड जो है इट शोज हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी इंट्रामोलिकुलर। कैसे, ये देखो, इस स्ट्रक्चर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, इस ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे O और यहाँ पे H, करेक्ट है। तो यहाँ पे इस ऑक्सीजन और इस हाइड्रोजन के बीच में क्या होगा बेटा, बॉन्डिंग होगा। सो यहाँ पे भी बेटा क्या बन गया, चिलेट बन गया कि नहीं बन गया। और ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन सा है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और ये हाईली क्या हो जाएगा बच्चों, स्टेबल हो जाएगा। देयरफॉर इट विल नॉट गिव इजीली, इट विल नॉट गिव इजीली सेकेंड हाइड्रोजन। और अगर सेकेंड हाइड्रोजन इजीली नहीं देगा तो मुझे तो इसका Ka2 जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कम या ज्यादा, कम हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से बेटा ये फर्स्ट वाला H2 दे देता है बट सेकेंड वाला H इजीली नहीं देता है। सर तो फिर फर्स्ट वाला क्यों देता है, फर्स्ट वाला देने के बाद इसमें क्या बन रहा है, चिलेट बन रहा है, और इस वजह से बेटा ये फर्स्ट वाला तो इजीली दे देगा बट सेकेंड वाला इजीली नहीं देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, मैलिक एसिड एंड फ्यूमेरिक एसिड। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान देना। मैलिक एसिड जो होता है वो क्या होता है, इस कंपाउंड को हम लोग मैलिक एसिड बोलते हैं। इज इट सिस और ट्रांस बच्चों, सिस, ठीक है। अगर मैं बात करूं फ्यूमेरिक एसिड की, तो फ्यूमेरिक एसिड जो होता है बच्चों वो क्या होता है, ट्रांस होता है, ट्रांस फॉर्म ऑफ डाइकार्बोक्सिलिक एसिड, इस तरीके से इसको फ्यूमेरिक एसिड बोलते हैं, ठीक है। ये फ्यूमेरिक एसिड है, तो इसका नाम है मैलिक एसिड, ठीक है, और इसका नाम है फ्यूमेरिक एसिड, फ्यूमेरिक एसिड, ठीक है। अभी आप बताओ, स्टेटमेंट रीड करो, Ka1 ऑफ मैलिक एसिड मतलब इजीली कौन प्रोटॉन देगा, Ka1 ऑफ मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड, मतलब दोनों में से फर्स्ट प्रोटॉन कौन इजीली देता है, ये वाला दे देता है। इसका मीनिंग यही है बेटा, Ka1 का मतलब इजीली कौन प्रोटॉन दे रहा है,
इसके मुकाबले ये वाला जो है वो फर्स्ट प्रोटॉन, दोनों के पास दो दो एच है बेटा, ये वाला एच नहीं है, ये वाला एच नहीं, ये जो O से जुड़े हुए हैं ना वो एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ये वाला H इन दोनों में से कोई भी एक इजीली दे देता है, जबकि दूसरा वाला जो है देखो Ka2 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड इज ग्रेटर देन डैश मैलिक एसिड। क्यों? क्योंकि अगर इसने एक H लूज कर दिया, अगर इसने एक H प्लस लूज कर दिया तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का हो जाएगा स्टूडेंट्स, यहाँ पे COO माइनस हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे C और यहाँ पे H, यहाँ पे COOH हो जाएगा। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा C, यहाँ पे COOH, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे COO माइनस लिख दूं, ये Ka1 हो गया। सो ये हो गया Ka1, बराबर है। ये इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दिया इसने भी और इसने भी, बराबर है। बट ये वाला जो है वो दूसरा वाला नहीं लूज करना चाहता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पक्का कोई ना कोई तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता रहेगा। सर कैसे होता रहेगा सोचो, तो फिर इसको अगर हम लोग थोड़ा सा समझने के लिए ड्रॉ करें, क्या मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ? हाँ सर। क्या मैं इसको भी इस तरीके से लिख सकता हूँ? हाँ, बराबर है। अगर मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ तो क्या इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी? यस। तो इंट्रा की इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, अगर इसमें इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है तो क्या यहाँ पे चिलेट बन रहा है? हाँ। और अगर चिलेट बन रहा है तो दिस इज हाईली स्टेबल, और अगर ये हाईली स्टेबल है तो क्या ये वाला हाइड्रोजन ये लूज करना चाहेगा? नहीं, तो ये इजीली नहीं देगा। बट ये क्या बोलते हैं, मुझे तो वैसे भी इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं हो सकती, नो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इसमें क्यों नहीं हो सकती बेटा? दोनों अलग अलग दिशाओं में जा रहे हैं, मतलब एक जा रहा है कश्मीर में, एक कन्याकुमारी में, तो पॉसिबल नहीं है, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में नहीं है। तो यहाँ पे अगर अपन ध्यान से देखें तो कितना मेंबर रिंग बनता है? 1 2 3 4 5 6 7 मेंबर रिंग भी ज्यादा स्टेबल होता ही है, 657। ये तीनों में से कोई भी होगा तो स्टेबल ही है। ठीक है, तो आप मुझे बताओ ये वाले का जो है ये क्या बोलेगा, मेरे में तो कोई इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं है, सो देयरफॉर इजीली गिव्स सेकंड H प्लस। तो ये सेकेंड वाला H जो है वो इजीली दे देगा, बट ये वाला देगा क्या? नहीं, क्योंकि अगर ये दे देगा तो बेटा चिलेट बनेगा नहीं, सो ये कंपैरेटिवली लेस स्टेबल हो जाएगा। तो स्टेटमेंट रीड करो, K1 ऑफ मैलिक एसिड इज ग्रेटर देन Ka1 ऑफ फ्यूमेरिक एसिड। ठीक है ना, ये क्यों दे सर, ये पहला वाला प्रोटॉन इजीली क्यों दे देता है? क्योंकि इसको मालूम है आगे चिलेट बनने वाला है। क्या बनने वाला है? आगे चिलेट बनने वाला है। इमेजिन करो बेटा, आपको मम्मी ने बोला कि आज तू अगर इतना होमवर्क कर लेगा या कर लेगी तो मैं तेरा फेवरेट डिश बनाऊंगा या बनाऊंगी, राइट? पापा ने बोला समझो, और मम्मी ने बोल दिया कि बनाओगे करके, तो आप क्या करोगे? फटाफट फटाफट होमवर्क कंप्लीट करोगे, ठीक है ना। और अगर आपको मम्मी ने बोला कि होमवर्क कंप्लीट करो, खाना खा लो, ठीक है ना, आपको ये कुछ नहीं बोला कि आपका फेवरेट डिश है, तो आप होमवर्क कर रहे हो आराम से चले गए, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या होगा, आप जल्दी जल्दी करोगे। क्यों? क्योंकि मालूम है आगे क्या मिलने वाला है, फेवरेट डिश मिलने वाला है, तो चिलेट बनने वाला है यहाँ पे इस केस में, इस वजह से। बट आगे फिर वो सेकेंड वाला प्रोटॉन क्यों नहीं लूज करेगा? बिकॉज उसमें क्या बन रहा है, चिलेट बन रहा है। तो स्टूडेंट्स ये रीजन है मैलिक एसिड का एंड फ्यूमेरिक एसिड का। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैरोज एसिड समझा गया, मैलिक फ्यूमेरिक एसिड समझा गया, क्लोरल डाइहाइड्रेट वो भी मैंने डिटेल में समझा दिया। नेक्स्ट आता है एसिडो एसिडिक एसिड का जो इनॉल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है। उसका रीजन क्या है? तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर समझ लेते हैं। CH3 C डबल बॉन्ड O। स्ट्रक्चर बच्चों आपको क्या रखना है, याद ही रखना है, ये इसका स्ट्रक्चर है, थोड़ा छोटा ही है, ठीक है, ये आपको स्ट्रक्चर याद रखना है। एसिडो एसिडिक एस्टर, इसमें बोला है कि इसका जो इनॉल फॉर्म है, इनॉल फॉर्म, ये मैंने आपको आइसोमेरिज्म चैप्टर में सिखाया था, कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म में, कि इसका जो इनॉल फॉर्म है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू नॉर्मल पार्ट। ऐसा क्यों? इस कार्बन को अल्फा बोलते हैं, इसको भी अल्फा बोलते हैं। यहाँ का एक हाइड्रोजन टॉटोमेरिज्म में, टॉटोमेरिज्म के दौरान यहाँ पे आ जाएगा, तो इसका ये स्ट्रक्चर बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे OC2H5 बन जाएगा। इसको क्या बोलते हैं? इनॉल। इनॉल क्यों बोला जाता है इसको? बिकॉज डबल बॉन्ड भी है और OH भी है, तो इसके लिए इसको क्या बोलेंगे? इनॉल बॉन्ड, बराबर है। अभी ये वाला ज्यादा स्टेबल क्यों होता है? ये वाला ज्यादा स्टेबल होने का कारण क्या है वो भी देख लेते हैं। तो सबसे पहली बात तो मुझे ये बताओ, क्या मैं इस OH के H को ऐसे लिख सकता हूँ? यस, लिख सकते हैं। अभी आप बताइए इस वाले हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज होगा? डेल नेगेटिव होगा, सॉरी डेल पॉजिटिव होगा, और इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज होगा। तो क्या इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी कि नहीं होगी? होगी। अगर कलर पेन पेंसिल यूज करना है बच्चों, देखो ये हो जाएगा आपका इंट्रा की इंटर, इंट्रा मॉलिक्यूलर डैश,
इंट्रा मॉलिक्यूलर डैश बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। और इस वजह से यहाँ पे आप देख सकते हो एक क्या बन गया है, चिलेट बन गया। तो चिलेट बन गया मतलब हाईली स्टेबल। अगर आप गिनोगे कितना रिंग बन रहा है, सो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 मेंबर्ड रिंग बन रहा है। दिस इज हाईली स्टेबल। तो इस वजह से बेटा हमेशा याद रखना ये इनॉल फॉर्म जो है वो ज्यादा स्टेबल हो जाएगा अगर क्या बन रहा है वहां पे, चिलेट बन रहा है। तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत सारे एग्जांपल डिस्कस किए, क्लोरल डाइहाइड्रेट, क्लोरल हाइड्रेट, एसिड कैरोज एसिड, मैलिक एंड फ्यूमेरिक एसिड एंड एसिडो एसिटिक एस्टर। इसके अलावा भी ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल है, फिनॉल्स है, उन सब के बारे में भी डिस्कस करते हैं। आप इसका फोटो लो फिर हम आगे बढ़ते हैं। Okay students, so let us discuss the next points. ऑर्थ्रोसैलिसिलएल्डिहाइड एंड ऑर्थ्रोसैलिसिलिक एसिड। आप लोगों ने अगर नाम सुना होगा एस्पिरिन, तो एस्पिरिन बेटा सैलिसिलिक एसिड से ही बनता है, जो हम लोग केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ अल्डिहाइड कीटोन चैप्टर में भी पढ़ेंगे, ठीक है। अभी अगर हम बात करें ऑर्थ्रोसैलिसिलएल्डिहाइड, ये क्या होता है, तो स्टूडेंट इस कंपाउंड का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस टाइप का है। बेंजीन होगा, यहाँ पे OH और यहाँ पे CHO। अगर हम बात करें इस कंपाउंड के बारे में, तो हम लोग इस कंपाउंड को किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे O और यहाँ पे H लिख सकते हैं। इस कंपाउंड के अंदर यहाँ पे C डबल बॉन्ड O और यहाँ पे H, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो यहाँ पे इस हाइड्रोजन के ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, डेल पॉजिटिव चार्ज, इस ऑक्सीजन के ऊपर डेल नेगेटिव चार्ज, और इन दोनों के बीच में क्या बनेगा, हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा। ये कौन सा है, विद इन द सेम मॉलिक्यूल है, बिटवीन टू पार्ट्स ऑफ द सेम मॉलिक्यूल, सो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरी बात ये कि इससे क्या बन रहा है बच्चों, रिंग बन रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, अंदर एक चिलेट फॉर्मेशन हो रहा है। और ये जो चिलेट बन रहा है वो कितना मेंबर का बन रहा है, 1, 2, 3, 4, 5 and 6. So this is going to be highly stable. इस वजह से बेटा यहाँ पे इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ऑर्थ्रोसैलिसिलिक एसिड की बात करें तो इसमें सिर्फ CHO की जगह पे, जहाँ पे अल्डिहाइड था वहाँ पे कार्बोक्सिलिक एसिड आ जाएगा। तो यहाँ पे COH की जगह पे, सॉरी CHO की जगह पे क्या आ जाएगा, COOH आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स आप लोग वीडियो पॉज करके ऐसा स्ट्रक्चर ट्राई करिए, रिंग वाला स्ट्रक्चर ट्राई करिए इसका। चलो हो गया, देखते हैं आंसर क्या निकाला आप लोगों ने। सबसे पहली बात तो ये, यहाँ पे थोड़ा इसको और अच्छे से ड्रॉ करता हूँ मैं। राइट स्ट्रक्चर इज राइट नॉट रॉन्ग, यही है स्ट्रक्चर। तो अभी अगर मैं इसको इस तरीके से लिखूँ, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OH लिख देता हूँ, ठीक है। इस तरीके से लिखो या फिर इस तरीके से लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें, ठीक है। चलिए, ये डेल पॉजिटिव है और ये डेल नेगेटिव है, तो कैन वी से दैट यहाँ पे भी बच्चों हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा इस तरीके से। ये कौन सा है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो बच्चों ये मॉलिक्यूल खुद के अंदर ही जुड़ा हुआ, दूसरे के साथ जुड़ा हुआ है क्या, नहीं ना। तो दूसरे के साथ जुड़ा नहीं है तो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, कम, क्योंकि वो खुद के साथ ही बॉन्ड बनाना चाहता है, वाटर के साथ बॉन्ड ही नहीं बनाएगा। वोलेटाइल नेचर बढ़ेगा क्योंकि किसी के साथ जुड़ा ही नहीं है, तो बेटा इसको कम एनर्जी दोगे तभी भी क्या हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा। विस्कोसिटी क्या हो जाएगी, कम, और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये इफेक्ट्स ऑफ क्या, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये आपको अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में आएगा, अल्कोहल फिनॉल चैप्टर में आएगा। ऑर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर मैं बात करूं ऑर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल की, तो ये ऑर्थ्रोनाइट्रोफिनॉल होता है बच्चों, इसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कम होता है, क्यों, क्योंकि इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है। NO2 ग्रुप कहाँ पे, ऑर्थ्रो पोजीशन पे। तो क्या मैं इसको इस तरीके से शो कर सकता हूँ, यस डेफिनेटली। तो कैन वी से दैट इसके ऊपर डेल क्या है, पॉजिटिव है, और इसके ऊपर तो नेगेटिव है ही है। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, बॉन्ड बनेगा। तो ये जो है वो क्या है, इंट्रा है कि इंटर है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। जबकि अगर मैं बात करूँ, ये कौन सा है, ओ नाइट्रोफेनॉल, ऑर्थ्रो नाइट्रोफेनॉल या फिर 2 नाइट्रोफेनॉल बोल सकते हैं। बट अगर मैं पैरानाइट्रोफेनॉल की बात करूँ, तो पैरानाइट्रोफेनॉल किस तरीके का होगा बच्चों,
इस तरीके का होगा, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पे ओ, इसको सीधा ही बना देते, चलो कोई बात नहीं, एच बना दिया, ठीक है ना। नेक्स्ट जो होगा यहाँ पे एच ओ बेंजीन रिंग, इसमें बता मुझे तो एक कश्मीर और कन्याकुमारी में ये ग्रुप्स हैं, तो इनके बीच में तो ऐसा हाइड्रोजन बॉन्डिंग ऐसा तो नहीं हो सकता, इतना दूर नहीं होगा। मैंने बोला ना इट विल एग्जिस्ट ओनली इफ द फॉलोइंग कंडीशंस आर सेटिस्फाइड, क्लोज प्रॉक्सिमिटी में होना चाहिए, इसके ऊपर डेल क्या है पॉजिटिव, इसके ऊपर डेल नेगेटिव, तो इन दोनों में बेटा हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। और ये वाला जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कौन सा है, इंटर है कि इंट्रा है, इंटरमॉलिक्यूलर डैश बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड। तो यहाँ पे बेटा बहुत सारे मॉलिक्यूल एक दूसरे से इस तरीके से जुड़े होंगे, ये भी आगे इस तरीके से जुड़ा होगा, तो यहाँ पे पूरा चेन बनेगा ऐसे। तो इसका बेटा मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ जाएगा, तो इसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लास्ट लेक्चर में बताया था बढ़ेगा, और यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मुझे था इसका बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाएगा, इसका सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगा बच्चों, सोल्यूबिलिटी भी कम हो जाएगा, और इस कंपाउंड की सोल्यूबिलिटी भी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। देखो सोल्यूबिलिटी क्या है इसके केस में, कम हो जाएगी, क्यों, ये इंट्रा है, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग में सोल्यूबिलिटी क्या होती है, कम, तो यहाँ पे सोल्यूबिलिटी भी बढ़ जाएगी। तो ये बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इसको आप थोड़ा सा भी हीट करोगे ना तो ये वेपराइज हो जाएगा, इसको ज्यादा हीट लगेगी वेपराइज करने के लिए बेटा। तो इसका रीजन समझ में आया। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है, हाइड्रोजन बॉन्ड वो दो टाइप का होता है, एक तो डाइपोल डाइपोल, डाइपोल डाइपोल वाला होता है, और एक होता है आयन डाइपोल, आयन डाइपोल। मतलब समझा नहीं सर, आप मुझे बताइए ये आयन है और ये देखो प्लस माइनस है, तो ये डाइपोल हो गया, डाइपोल। तो डाइपोल है और ये क्या आयन, तो इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो आयन डाइपोल बॉन्ड। कभी कभी कैसा होता है, जैसे हम लोगों ने देखा था इस वाले केस में, ये देखो यहाँ पे डेल क्या है, पॉजिटिव है, ये डेल नेगेटिव है, ये डेल नेगेटिव है, और ये डेल क्या है, पॉजिटिव है, तो ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, ये भी डाइपोल है और ये भी डाइपोल है, तो वो कौन सा वाला हो जाएगा, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। सो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्ड दो टाइप के हो सकते हैं, ठीक है ना, हाइड्रोजन बॉन्ड में दो टाइप के इंटरेक्शन हो सकते हैं, या तो डाइपोल डाइपोल हो सकता है या फिर आयन डाइपोल इंटरेक्शन हो सकता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें जेमिनल डायोल्स, व्हाट डू यू मीन बाय जेमिनल, जेमिनल का मतलब एक ही कार्बन के ऊपर, और विसिनल का मतलब होता है एडजेसेंट कार्बन के ऊपर। जेमिनल डायोल, डायोल का मतलब होता है बेटा जिसमें दो दो OH होते हैं, तो जेमिनल डायोल जो होते हैं दे आर लेस स्टेबल, ठीक है ना। अगर हमारे पास में कभी गलती से ये कंपाउंड आ जाए, चलो मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ, तो ऑर्गेनिक में बेटा हमेशा याद रखना हम लोग इसको बोलते हैं एक कार्बन पे दो OH कभी स्टेबल नहीं होते हैं, और आपने अगर ऑर्गेनिक अभी तक शुरू नहीं किया है तो इसको याद रखना, क्योंकि ऑर्गेनिक में मैं इसको बहुत ही धड़ल्ले से यूज करूंगा और वहाँ पे एक ही स्टेटमेंट बोलूंगा NOCB में पढ़ा है। ये कंपाउंड इमीडिएटली वाटर लूज करता है, क्योंकि एक ही कार्बन पे कितने OH है बेटा, दो, तो इसको बेटा जेमिनल डायोल बोलेंगे, ठीक है। ये हाईली अनस्टेबल होता है, इमीडिएटली ये वाटर लूज करेगा, यहाँ से OH और एक जगह से क्या H, एक जगह से OH और एक जगह से H, वाटर निकल गया तो बचेगा क्या, फिर C, इधर CH, और यहाँ पे एक ही बॉन्ड मत ड्रॉ करना, ठीक है ना, डबल बॉन्ड आएगा, क्योंकि कार्बन का क्या होना चाहिए, वैलेंसी सेटिस्फाई होना चाहिए। तो आज के बाद एक बार याद रखना, एक कार्बन पे दो OH होगा तो वाटर एलिमेंट करके C डबल बॉन्ड O में कन्वर्ट हो जाएगा। सर ऐसा क्यों होता है, तो लेट अस स्टडी द रीजन फॉर दिस, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण ये है, कार्बन हैज अ बेटा टेट्राहेड्रल शेप, इस तरीके से टेट्राहेड्रल शेप होता है कार्बन का, क्लियर है, ये कार्बन का टेट्राहेड्रल शेप है। इस ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो इसके पास दो लोन पेयर है, इसके पास भी दो लोन पेयर है ना। मुझे बताइए बच्चों, ये वाला जो बॉन्ड है ये डेल नेगेटिव है और ये डेल पॉजिटिव है, ये वाला बॉन्ड, ये वाला आइटम डेल नेगेटिव और ये डेल पॉजिटिव है, तो कैन वी से दैट यहाँ पे इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में एक बॉन्ड बनेगा। हाँ, तो ये कौन सा बॉन्ड है बच्चों, इंट्रा है कि इंटर है, इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड, इसको हम लोग बोलेंगे इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो होता है वो कंपैरेटिवली बेटा, हाइड्रोजन बॉन्ड तो स्ट्रांग ही होता है, नो कोवैलेंट बॉन्ड से तो वीक ही होगा, बट हाइड्रोजन बॉन्ड कंपैरेटिव टू अदर सेकेंडरी बॉन्ड्स क्या होता है, स्ट्रांग। तो ये स्ट्रांग है तो बेटा ये एटम्स हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एक दूसरे के क्या आएंगे, करीब आएंगे। सो ये करीब जब आएंगे तो बेटा यहाँ पे जो एंगल है वो डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा, सर डिक्रीज होगा। सो 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए, तो यहाँ पे बेटा एंगल कंटिन्यूअसली क्या होगा, डिक्रीज होगा, बराबर है। तो अभी मेरे देखो ये हाथ देखो,
ये एकदम आई एम कंफर्टेबल, राइट। पूरा लेक्चर देखा आपने, पूरा ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक पढ़ लिया बेटा मुझसे, आपने कभी देखा मुझे कोई पेन हो रहा है, ऐसा कुछ हो रहा है, नहीं ना। लेकिन अगर समझो यहाँ पे कोई एक स्टूडेंट आता है यहाँ पे और यहाँ पे, और वो मेरा हाथ ऐसे खींचने लगता है ऐसे ऐसे, तो क्या मुझे लगता है यहाँ पे सीने में मुझे पेन होने लगेगा बच्चों? ऑब्वियसली सर, हाँ। तो अगर मुझे यहाँ पे पेन होने लगेगा तो मैं क्या बोलूंगा, भाई छोड़ो, क्यों तकलीफ दे रहे हो। तो मुझे यहाँ पे पेन होने लग रहा है तो मैं क्या बोलूंगा, अगर नहीं छोड़े तो बेटा मैं बोलूंगा हाथ ही काट दो मेरे, फिर या तो मार डालो मुझे। बहुत ज्यादा जोर से खींच रहे तो क्या होगा बेटा, बहुत ज्यादा पेन होगा। तो इस केस में फिर ये कार्बन को भी बहुत ज्यादा स्ट्रेन आता है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल स्ट्रेन, क्योंकि एंगल में बेटा क्या आ रहा है, स्ट्रेन आ रहा है, इसके लिए बेटा इसको क्या बोलेंगे, एंगल स्ट्रेन। और एंगल स्ट्रेन की वजह से ये क्या करता है, ये वाले पार्ट को पूरा का पूरा कट करके फेंक देता है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये पार्ट क्या है सर, ये तो वाटर है, तो ये वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, और वाटर एलिमिनेट होते ही बेटा यहाँ पे ये वाला कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा। इस वजह से याद रखना, इट इमीडिएटली लूजेस वाटर H2O टू डिक्रीज द डैश स्ट्रेन, एंगल स्ट्रेन। और ये बेटा होता किस वजह से है, किस बॉन्ड की वजह से ऐसा हुआ था, तो ये रीजन है बेटा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो स्टूडेंट्स मैंने बहुत ही अच्छे प्यारे एग्जांपल डिस्कस किए, ये सब ऑर्गेनिक में या फिर कोई दूसरे चैप्टर्स में आने वाले, ऑर्गेनिक में तो बहुत ज्यादा, क्योंकि ये सब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक में ये सब यूज होने वाले हैं, और इसके ऊपर तो बहुत बार एंट्रेंस में और बोर्ड एग्जाम में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट्स ये वाला जो कंसेप्ट है, एक ही कार्बन के ऊपर 2 H, आपको ऑर्गेनिक में हर लेक्चर में ऑलमोस्ट सीखने को मिलेगा, हर चैप्टर में भी आपको देखने को मिलेगा कि एक कार्बन पे 2 H नहीं हो सकते। तो वहां पे बार बार मैं ये बोलते नहीं बैठूंगा इसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। सी फाउंडेशन कोर्स का मतलब क्या होता है, फाउंडेशन चैप्टर का मतलब क्या होता है, वो चैप्टर जिससे आपके पूरे चैप्टर्स के बेसिक्स कंसेप्ट क्लियर हो। फिर बाद में हर चैप्टर में हम लोग इतना टाइम नहीं दे सकते। अगर मैं आपको हर चैप्टर के लिए 45-40 लेक्चर्स लेने लग गया तो बेटा 3-4 साल में भी सिलेबस पूरा नहीं होगा। सो देयर आर मेनी चैप्टर्स, लाइक पॉलीमर है, वहां पे 6-7 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म। डीएनए ब्लॉक है तो 13 to 14 लेक्चर्स में पूरा चैप्टर खत्म। तो बहुत सारे चैप्टर्स हैं, जैसे एस ब्लॉक है, वहां पे सिर्फ 6 लेक्चर में पूरा चैप्टर खत्म। तो ऐसे बेटा आगे जाके हमको नंबर ऑफ आवर्स, टाइम जो लगने वाला है वो कम ही लगने वाला है, बिकॉज हमने बहुत ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किया कहाँ पे, नेचर ऑफ केमिकल बॉन्ड पे। सो स्टूडेंट्स दिस इज द कंप्लीट द एंड ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्डिंग में जितना भी कुछ था मैंने सब का सब बहुत डिटेल में सिखा दिया। हाँ, अभी सिर्फ क्या बच जाता है, पीडीएफ, ठीक है, वो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा, बिकॉज दिस इज द वे आई टेक लेक्चर्स। आपको पीडीएफ सॉल्व करना है, दो पीडीएफ मिलेंगे, एक क्लास वर्क और एक होमवर्क। 39 लेक्चर के स्टार्टिंग में मैं क्लास वर्क वाला पीडीएफ सॉल्व करूंगा और होमवर्क वाला पीडीएफ आपको खुद से सॉल्व करना है। 39 लेक्चर में हम लोग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में दूसरे जो सेकेंडरी टाइप्स के बॉन्ड्स है, ठीक है ना, जैसे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, आप फिजिक्स में भी यूज करते हैं, उसमें डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इसमें भी बहुत सारे वैरायटीज है, वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे, बट वो छोटा पार्ट है, एक ही लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद इंटरमोलिकुलर फोर्सेस में आयन डाइपोल, डाइपोल डाइपोल, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल, लंडन फोर्सेस, डिस्पर्शन फोर्सेस, ये सब क्या होते हैं, बहुत छोटे छोटे टॉपिक्स है, ये सब डिस्कस करेंगे। एंड देन वी विल स्टार्ट विद IUPAC नेमिंग ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड। सो विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। अभी ज्यादा बचा नहीं मेरे हिसाब से, 4 से 5 लेक्चर्स मैक्स टू मैक्स, द चैप्टर विल बी ओवर। So students will meet in the next lecture with a discussion about the hydrogen bonding MCQ questions and intermolecular forces. Till then, thank you students, take care.